हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम करने जा रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमने लिया है दिसंबर 2024 का पेपर 1। हमने ऑलरेडी मैथ्स का जो सेगमेंट है वो डिस्कस कर लिया है और वो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। तो पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि मोस्टली इन्हीं के बेसिस में नए क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ये अधिकतर देखा गया है कि आप 60% मार्क्स इनको पढ़ के, इसी पैटर्न में थोड़ा बहुत पढ़ के आप गेन कर सकते हैं। तो अब जैसे सीटेट का पेपर होने वाला है, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके हम बेटर टारगेट कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे हो। अब हम शुरू करते हैं अपना काम। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। असर्शन में हम एक स्टेट करते हैं और उसका रीजन देते हैं नीचे। अब ये बताना होता है हमने कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और अगर दोनों सही है तो ये रीजन इस स्टेटमेंट का प्रॉपर रीजन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हैं लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। पहला ये बोल रहा है कि एक एलिफेंट हर्ड में क्या होता है, एक ही फीमेल होती है, बाकी बेबी एलिफेंट्स होते हैं। जी हाँ, अब देखिए इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी के बेसिस में और कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एलिफेंट की लाइफस्टाइल को हमने पढ़ा है यहाँ पे, उसी तरीके से किसी और एनिमल का जो एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नाम से पूछा जा सकता है। तो हाँ जी, यही होता है कि एलिफेंट का जो हर्ड होता है उसमें एक ही फीमेल होती है। मतलब जो सबसे सीनियर होती है वही उनकी सबसे टॉप लीडर टाइप कह लो। उनके वहाँ मैट्रियार्की फॉलो होती है। मैट्रियार्की मतलब उनके वहाँ फीमेल्स डोमिनेंट रहती हैं उनके हर्ड में। और उसके बाद सारे ही बेबी एलिफेंट्स होते हैं। इसी के बेबी हो सकते हैं, इसकी बहनों के बेबी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके तो बेबी ही होंगे, वो बच्चे होते हैं इसके। ठीक है, और मेल एलिफेंट्स भी रहते हैं जब तक वो 7-8 साल के होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं और फिर अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के वो अलग रहने लगते हैं। उनको जब स्पेशली काम होता है तब वो इस हर्ड्स के पास आते हैं फीमेल वाले, अदरवाइज वो नहीं आते हैं। तो जी हाँ, हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये भी सही बोल रहा है कि मेल एलिफेंट अपने हर्ड को छोड़ देते हैं 14-15 साल बाद। और यानी 7 से 14 या 15 साल के बीच ये रहता है, और फिर अपने आप अलग अलग चलते हैं अपने बाकी ग्रुप के साथ, जिसमें इनके बाकी ग्रुप में भी मेल ही रहते हैं। ठीक है, तो जी हमारा असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 की बात कर रहा है। चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द एयर। ये एनसीईआरटी की बुक में है ये चैप्टर। अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन से देखिए ना कितना ध्यान से हमें चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए उन चैप्टर्स की थीम क्या है, वो किससे रिलेटेड है, किस सेगमेंट के अंदर आते हैं। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो बुक है उसमें क्या है, किस तरीके से है, क्या नहीं है। तो उसी के बेसिस में एक क्वेश्चन है कि उसमें एक स्टोरी है जिसमें वो मैंगो से पापड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जिस ये बच्चे जब ये पढ़ते हैं इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को, तो इसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसमें वो कुकिंग स्किल्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे हम मैंगो को प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा के चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसके अकॉर्डिंग ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे पढ़ाने से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। हमने तो पूरी कहानी बता दी कि मैंगो से पापड़ बन गया, पापड़ से हमने मैंगो को प्रिजर्व कर लिया। तो हम इन क्वेश्चंस को पढ़ के, हम रीजन्स को पढ़ के हम बताते हैं कि मोस्ट सुटेबल क्या होगा इसमें। सबसे पहला बोल रहा है कि टू एक्सप्लेन हाउ मच लेबर इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितना लेबर हमें चाहिए होता है, ये हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं ऐसा पढ़ा के। तो देखिए, अपनी सोच हमें बड़ी रखनी चाहिए, है ना। तो ये इतना छोटा मुद्दा लेके हम पढ़ाएंगे नहीं। हो सकता है कहीं पर हमने ऐसा भी पढ़ा है, लेकिन अभी हम अपनी सोच बड़ी रखते हैं, वो इससे भी अच्छा ऑब्जेक्टिव कुछ हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये डिस्कस करता है कि कैसे वेरियस थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से हम कैसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, ये वो डिस्कस कर रहा है। कुछ हद तक सही है बिल्कुल। अब हो सकता है इससे अच्छा भी मिल जाए, और पढ़ते हैं।
ये डेवलप करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल्स, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से या फिर हमारे प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो। अब ठीक है ना, आपने लोगों को देखा कि वो आम को सुखा के या कुछ उसकी प्रोसेस करके पापड़ बना रहे हैं, तो आप देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो कि कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, तो ये बेस्ट हो सकता है। अगर आप किसी को कुछ सिखा दो, अगर बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल आ गई ना, वो बहुत चीज़ें सीख सकता है। तो टीचर का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है एक ह्यूमन टीचर होने का, कि वो बच्चों को सिखा सकता है कि ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है, तो थर्ड अभी तक का सबसे सही है। और नेक्स्ट है कि हमारी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात कर रहा है जिसमें आम पापड़ कैसे बनते बताते हैं। अरे भैया ठीक है, आम पापड़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं ना कि इसको हम ऑब्जेक्टिव बना के चले। तो हमारा सबसे सही आंसर कौन सा है यहाँ पर? थर्ड। आप सोचिए समझिए, आपको एक बच्चे को पढ़ाना है तो आप सबसे ज़्यादा उसको क्या सिखाना चाहेंगे, वो यहाँ पर आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी बात कर रहा है मोहन की, जो कि क्लास 5th का टीचर है। चलिए ठीक है, अब उसने अपने बच्चों को क्या बोला कि अब ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया, अपने अपने बच्चों को बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपने पेरेंट्स की या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में उनको पानी कैसे मिलता था, कितनी आसानी से मिलता था, नहीं मिलता था, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे, फाइंड आउट करिए। और इसको क्या करना है, कंपेयर भी करना है अभी की सिचुएशन से, कि अभी आपको किस हिसाब से पानी की अवेलेबिलिटी रहती है यानी मिलता है। तो ये करने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है, वो ये पूछ रहा है। अब पहला बोल रहा है रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है कि चल मैं अभी की हूँ और तू मेरी दादी बन जा या मेरे पापा बन जा। तो क्या हम अभी ये सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो रोल प्ले कर रहा है उसको तो पता ही नहीं ना उस टाइम का क्या था, तो रोल प्ले तो नहीं हो सकता। अब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में हाँ, मैंने टीचर है अब जैसे मैं, तो मैंने बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया, आप घर जाइए, बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, बात करिए ग्रैंड पेरेंट्स से, बात करिए, और आप अपनी लोकेलिटी में औरों से भी बात कर सकते हैं, और फिर आप इसका एक रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट कीजिए। तो हाँ, ये तो है फ़िलहाल के लिए सही। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डिस्कशन, डिस्कशन में भी अगेन ये बच्चों के बीच में डिस्कशन होगा तो उनको नहीं पता, आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए तब तो आप डिस्कस करेंगे ना, अभी जो ये क्वेश्चन है उसके मुताबिक। तो फ़िलहाल तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इंटरव्यू, इंटरव्यू में आप एक का इंटरव्यू लेंगे या दो का इंटरव्यू, कितनों का इंटरव्यू लेके ऐसे करेंगे? तो इसमें जो बेस्ट एक्टिविटी हो सकती है वो होगी कि हम प्रोजेक्ट दे दें। टीचर है तो हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे दें, हाँ उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। बट यहाँ पर प्रोजेक्ट देना विल बी मोस्ट सूटेबल एक्टिविटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अब ये क्वेश्चन बोलता है, एक अर्चना एक लड़की है जो कि टीचर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, क्लास 4th में। अब उसने क्या किया, अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और एक डिबेट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी। डिबेट यानी एक तरीके से बहस के लिए, बहस, ठीक है। अब उसने टॉपिक दिया कि क्या स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहननी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन है कि ये डिबेट कराने से अर्चना को क्या फ़ायदा हुआ, और क्या कहते, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नॉट, नॉट बोला है ना, तो हमें ये भी ध्यान देना कि हमें गलत वाला, जो हमें सबसे गलत लगता है वो बताना है यहाँ पे। तो क्या रीज़न हो सकता है, पढ़ के देख लेते हैं। पहला बोला है कि डिबेट गिव्स चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी, कि वो सोच सके, टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। डिबेट बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें वो सोचे और समझे अलग अलग एस्पेक्ट किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के। अभी अब इस टॉपिक के बारे में अगर वो डिस्कस करेंगे तो क्या वो सोचेंगे ना कि पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, उसको समझ आएगी कि क्यों पहननी चाहिए क्यों नहीं पहननी चाहिए। तो हाँ जी, ये तो फिलहाल सही है, नॉट मैनी है, हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, चिल्ड्रन इससे इंकरेज होते हैं कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी एक्सप्रेशंस है, उसको एक्सप्रेस कर सके बेटर क्लास में। हाँ ये भी होता है, जब तक बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को कैसे समझा पाएंगे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे, जिससे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। कि ठीक है, अब एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता है। अब मेरे को कोई अपना पॉइंट जस्टिफाई करना, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था इसलिए मैं ये बोलूँ कि ये पॉइंट सही है, ये भी ठीक है। अब चिल्ड्रंस इससे दूसरों की नॉलेज
को एक्सेस कर सकते। जी नहीं, अभी बच्चों में इतनी अक्ल नहीं है कि डिबेट वो इस पर्पस से हम ऑर्गेनाइज कराए कि देख तेरे पे इतनी नॉलेज है, मेरे पे ज़्यादा है। नहीं जी, ये वाला ठीक नहीं है। तो आप ए बी सी कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला फोर्थ हमारा सही है। तो इस देखिए बोला है ना नॉट भी, ये भी हो सकता है कि कोई भी इसमें से नहीं, लेकिन अब हमने ऑप्शन भी तो देख के चलो। ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं कि आप कि सारे ही सही है बोल रहा हूँ, नहीं है ना, हमें किसी न किसी को तो हटाना है, तो हमारा जो लीस्ट हमें ठीक लगेगा हम उसको हटा देंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि एक बच्चा, ठीक है, वो क्या करता है, स्किल्ड वर्क के बारे में बता रहा है। स्किल्ड वर्क मतलब जैसे कि अब एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं खेतों में, तो उनसे बच्चे सीखते हैं कि कैसे खेत में पानी लगाना है, कैसे खेत में गेहूँ लगाना है, कैसे रुपाई करनी है, कैसे उसको काटना है, फिर हार्वेस्टिंग वगैरह बहुत चीज़ें होती है ना। तो वो बड़ों से बच्चों में इनहेरिट होता है कि कैसे करना है नहीं करना है, बच्चे देख देख के सीखते हैं। तो इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है और स्किल की लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि देख के उनसे सीखते हैं। तो सीख के ये, अब ये इन चारों में से क्या हो सकता है, ये क्या लर्निंग इंडिकेटर है जो बच्चा डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, इंडिकेटर में क्या होता है, बच्चा हो सकता है ना वही चीज़ कर रहा हो अननोइंगली नोइंगली, तो यहाँ पर वो कर नहीं रहा, वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसने जो देखा वो अब वो बता रहा है, उसका उसने देखने के बाद जो आउटकम निकला वो बता रहा है, तो आउटकम है ना वो। ठीक है, ये तो मुझे भी ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव बोला, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा मुद्दा, हमारा उद्देश्य। इसका कोई उद्देश्य नहीं है अभी, वो बस उसने जो सीखा उसका वो बता रहा है, उसका आउटकम निकल रहा है, जो उसने देखा समझा सीखा वो बता रहा है उसको। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोला उसने नहीं, वो खाली डिस्क्राइब कर रहा है, तो कॉम्पिटेंसी भी नहीं है। कॉम्पिटेंसी मतलब ये मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सबसे सही कौन सा, लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की कोस्ट नहीं लगती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। जो रफ सा अगर बनाओ तो प्लीज़ मेरी डायग्राम को एक्सक्यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर कर्नाटका आता है इस तरफ, ठीक है। अब ये कौन सा, ये है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, ये हमारा पेनिनसुला। तो कर्नाटका तो अरेबियन सी से मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। अब तेलंगाना अंदर है, यू बना है, तो इसकी किसी से भी नहीं मिलती, तो तेलंगाना गलत हो गया। केरला इधर इधर पड़ता है, अगेन इसकी अरेबियन सी से मिली, ये भी गलत हो गया। कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश। जी, आंध्र प्रदेश कुछ यू जाता है, तो आंध्र प्रदेश की कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन में वो लेसन 13 की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की क्लास 5th की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक। इस चैप्टर में एक लड़की के बारे में बात करी गई है जिसका नाम है गौरव जानी, ठीक है। गौरव जानी की पूरी जो लाइफ स्टोरी है उसमें उसके बारे में बात करी कि गौरव जानी क्या था। उसमें आप पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा कि वो एक घूमने वाला लड़का था, अपनी बाइक लेके वो घूमने जाता था। और इस मैं जनरली उसकी लद्दाख के साइड की बात कर रखी है, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि लद्दाख में घूमा, उसके आसपास जगह भी घूमा, तो कैसे उसने कौन कौन उसको वहाँ मिले, तो इस चैप्टर के बारे में बात करें कि अब उसका इसका थीम पूछी है। देखो मैंने बोला ना, आप पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना कि किस किस थीम के अंदर आता है। आपने कभी देखा होगा इंडेक्स खोल के किसी भी बुक का, तो क्या होता है यहाँ पर पर्टिकुलर ऊपर थीम लगती है, लिखी जाती है कि ये फूड के बारे में ये 4 चैप्टर है, 1 2 3 4। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो शेल्टर के बारे में 2 चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में 2 चैप्टर है। तो इन थीम्स के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि बहुत चीज़ें रिलेट हो सकती है, और दूसरी बात आपको पता ही नहीं है कि गौरव जानी ने क्या लिख रखा है, तो अब कैसे तुक्का मारोगे, क्या पता उसने इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करी है, क्या पता उसने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात करी है। तो इसलिए जब चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो उसकी थीम समझिए कि क्या है, तो ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगी कि ये किस बारे में है। ये है शेल्टर के बारे में। देखो शेल्टर तो कहीं से रिलेट नहीं हो रहा ना, उसका थीम यही है, वो शेल्टर की थीम के अंदर ये चैप्टर आता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला 60% आप
लास्ट ईयर से निकाल सकते हैं। तो इससे आपको बोल दिया ना, आपको समझ आ गया कि हमें थीम्स में ध्यान देना है बस। तो इसके बेसिस पर आप पढ़िए। और हो सकता है कई बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए जो आपने ऑलरेडी पढ़े हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 ये क्या बोल रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ईवीएस क्लासरूम में इनमें से कौन सी चीज़ आपको लगता है कि नहीं हो रही। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, रच देख लीजिए। अगर आपको नहीं भी मतलब आता है ना, मैं आपके पास हिंदी का वर्जन है, पढ़ो उसको, वर्ड आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा। रचनावादी अच्छा वर्ड नहीं लग रहा आपको? रचनावादी, जहाँ आप उसकी बच्चे की रचना डेवलप करे, उसमें इमेजिनेशन डेवलप कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें भी लॉजिक के हिसाब से चाहिए। ठीक है, सॉरी, लॉजिक के हिसाब से क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फेमिलियर प्रॉब्लम्स। तो जो उनको फैमिलियर प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करे। हम पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाएगी नॉट कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस टू मेक न्यू कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट। देखो ये अच्छा लग रहा है, तो ये तो होगा ही। चिल्ड्रन आर लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज विथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अगला, चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस आर बीइंग रेस्पेक्टेड। ठीक है जी, रिस्पेक्ट भी होता है। अब हमारा फंस रहा है इसमें और इसमें, लॉजिक लगाना सिखा रही हूँ मैं आपको। अब देखो क्वेश्चन में बोला ना कुछ कर रचनावादी हो रहा, रचनावादी। तो रचनावादी में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो चलो करेंगे। फैमिली प्रॉब्लम क्या होता है कि यार मैंने कल ही वो किया था तो रीडू बोल दिया हमने कि यही को तुम दोबारा करके आओ, कल तुम दोबारा क्लास में यही करोगे, रटते जाओगे रटते जाओगे। तो ऐसा चीज़ ये थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है ना, बाकी तो फिर भी अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए नॉट की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? वन। दिमाग लगाओ, इतने में आपका हो जाएगा। आप लोग सब स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है आप सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसके बारे में है? सिद्धि के बारे में। अब वो भी एक क्लास फोर्थ की टीचर है। देखो यहाँ पर आपसे सारे ही टीचर का पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है। तो अगर आप कहीं पर टीचर हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी, और नहीं भी है तो आप सोचिए ना, मैं टीचर बनूंगा तो मैं क्या करूँगा, उस हिसाब से लॉजिक लगाते जाइए। ठीक है, अब सिद्धि क्या कर रही है? वो क्लास फोर्थ की टीचर है, वो अपने सारे ही बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाती है कबड्डी खेलने के लिए, और वहाँ वो उनको लेसन 10 पढ़ा रही होती है, एनसीईआरटी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जिसका नाम है हुतुतु हुतुतु। अब इससे मत फंसिए आपकी, ये यार पढ़ा रही है तो पता नहीं इसमें क्या क्वेश्चन होगा, आगे पढ़ो तो सही। अब ये गेम खेलने से पहले उन गेम के वो क्या बताती है, रूल्स बताती है उसको। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्यों उसने बच्चों को रूल्स क्यों बताए हैं खेलने से पहले। अब इनमें से आपको रीजन बताना है कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं। अब देखो ना, क्या फ़ायदा हुआ चैप्टर का नाम लिखने का? कुछ नहीं। अगर डर जाते, आगे नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन हमारा होता नहीं। इसलिए पढ़ना पूरा क्वेश्चन। अब पहला रीजन क्या बोल रहा है कि शी वॉन्ट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन दैट, जैसे स्पोर्ट्स की तरह लाइफ में भी हम क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। अच्छा लग रहा है, फिलहाल के लिए रख लेते हैं। और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि सो दैट ऑल द वर्क इज़ डन प्रॉपरली। इसने इसलिए बताया था कि जो भी आगे आप खेलेंगे तो वो अच्छे से हो। थोड़ा सा वो लग रहा है ना कि इतना वो नहीं करते बच्चों पे, ये वाले को रोकते हैं यहाँ पे। तीसरे में बोल रहे कि वी आर ऑल बाउंड बाई रूल्स इन सेम वे इन द सोसाइटी बाई विच वी सेटल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग आवर सेल्फ। तो ये क्या बोल रहे कि जैसे हम अपने बीच में अभी गेम में डिफरेंसेस सेटल करेंगे, उसी तरीके से हम क्या है, रूल से पूरी ही सोसाइटी क्या है, बाउंड है, रूल बाउंड है। सोसाइटी में कुछ रूल्स बने जिन्हें हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा रुको, डी में क्या बोला है कि बाई मेकिंग रूल्स अटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज मच मोर ऑन रूल्स देन ऑन द गेम्स। अब इसलिए तो उसने रूल्स नहीं बताया होगा ना, ताकि गेम से बिल्कुल उनका ध्यान हट जाए और वो सारा ही ध्यान क्या करे, रूल्स में लगाए। नहीं, हमें गेम खिलवाना है, बस पता होना चाहिए बच्चे को क्या करना है। तो ये तो गलत लग रहा है ना? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो डी जब गलत है तो डी को काट दो, यानी ये कट गया मेरा और ये कट गया। अब ए बी सी या ए बी, हमें बस एक चीज़ में डिसाइड करना है, सी वाले में। इन दोनों में मुझे आंसर पता है कि इन्हीं में होगा। तो ये तीनों ही अच्छे लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं दुनिया से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। तो ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो गया। बस इतना सा है इसमें, समझ गए? मोस्टली आपके आंसर ऐसे सही हो जाएंगे। अगेन हमारा एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है।
इसमें चलो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला बोला कि बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हमारा वो होता ही है। अब जैसे कन्वेंशनल बोलो तो नॉर्थ इंडिया में गेहूं की रोटी खाना कन्वेंशनल है, मतलब पहले से ही हम गेहूं की रोटी खाते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हाँ जी, बायोमास और फॉसिल फ्यूल हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा इसका क्या है कि पहले से हम इस्तेमाल कर, दूसरा ये नॉन रिन्यूएबल होती है मोस्टली। तो ये वाला स्टेटमेंट कि कन्वेंशनल सोर्सेस आर दोज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर, जरूरी नहीं है। हमारे जो मेन हमारे बायोमास, तो चलो ठीक है, क्या फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल है? नहीं जी, फॉसिल फ्यूल तो बहुत साल लगाते हैं, मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं। फॉसिल फ्यूल होते क्या है, जो पहले के ज़माने के जानवर या कुछ भी ऐसी चीज़ थे लिविंग बींग जो दब गए, सड़ गए, फिर उससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल बन जाता है, उसका फ्यूल बन जाता है, बहुत साल लगते हैं इसमें, तो वो रिन्यूएबल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकेंड वाला तो गलत हो। तो हमारा ऑप्शन मिल गया ना हमें, ये सही है, ये गलत है। तो क्या हो गया, ए इज़ ट्रू बट इसका जो रीजन है इज़ फॉल्स। बस जी, अभी हमारे 70 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बना के छोटे छोटे बनाते, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल। आई होप आप इसको समझेंगे। आपको कोई टॉपिक्स अलग से पढ़ना है या आपको इन्हीं क्वेश्चन में कोई और डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। I hope you have a good day. Keep learning, keep growing, and work hard.